तो बात करते हैं केंद्रीय बजट की। पर रुकिए, टैक्स स्लैब और कटौतियों की बात नहीं करेंगे। आज हम बजट को एक अलग ही नजरिए से देखने वाले हैं, एक ऐसे दस्तावेज के तौर पर जो असल में बाजार का पूरा ब्लूप्रिंट होता है। एक पावरफुल फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट जो हमें बताता है कि अगले 5 से 10 साल का रोड मैप आखिर होने क्या वाला है। क्योंकि देखिए, असली सवाल ये नहीं है कि इस साल टैक्स कितना बदला, बिल्कुल नहीं। असली सवाल तो ये है कि सरकार का लंबा प्लान क्या है और उस प्लान से कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो आने वाले कई सालों तक लगातार ग्रोथ दिखाते रहेंगे। और यहीं पर आता है वो गोल्डन रूल जो आज की हमारी पूरी बातचीत का बेस है। ये एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया है जिसने पिछले 1 दशक में मार्केट के विनर्स को डिफाइन किया है। तो चलिए देखते हैं कि ये नियम आने वाले बजट पर कैसे लागू हो सकता है। तो आने वाले बजट को लेकर जो नैरेटिव बन रहा है वो काफी हद तक साफ है। इसे विकसित भारत के ब्लूप्रिंट की तरह देखा जा रहा है। मतलब फोकस नई घोषणाओं पर नहीं, बल्कि जो योजनाएं पहले से चल रही हैं उनको कुशलता से पूरा करने पर होगा। एग्जीक्यूशन इज द कीवर्ड हियर। और ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत दिलचस्प है। ये एक बहुत बड़े पॉलिसी शिफ्ट को दिखाती है। 2014 के बाद से सरकार का मॉडल सब्सिडी हैवी वेलफेयर से हटकर कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स लेड ग्रोथ की तरफ बढ़ा है। अब फोकस सिर्फ अनाउंसमेंट पर नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन पर है। और देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए तो इशारा बिल्कुल साफ है। जहां पॉलिसी की कंटिन्यूटी होगी वही लॉन्ग टर्म में पैसा बनने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। तो इसी पॉलिसी कंटिन्यूटी के बेस पर 3 बड़े सेक्टर सामने आते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। डिफेंस, रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। देखिए, आत्मनिर्भर भारत अब सिर्फ एक स्लोगन नहीं रह गया है, ये एक हार्डकोर पॉलिसी बन चुकी है। सरकार ने नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट और डोमेस्टिक खरीद के मैंडेट के साथ घरेलू डिफेंस कंपनियों के लिए एक तरह से एक गारंटीड डिमांड पाइपलाइन बना दी है। अब मार्केट को उम्मीद है कि कैपिटल आउटले में 10 से 15% की और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे HAL और BEL जैसी कंपनियों की ऑर्डर बुक और भी तगड़ी हो जाएगी। रेलवे में भी कहानी बिल्कुल कंटिन्यूटी की है। वंदे भारत, अमृत भारत स्टेशंस और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इन सारे प्रोजेक्ट्स पर लगातार फंडिंग जारी रहने की पूरी उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य रेलवे का फ्रेट यानी माल ढुलाई में हिस्सा बढ़ाना है, जिसके लिए ट्रैक डबलिंग और कवच जैसी सेफ्टी टेक्नोलॉजी पर खर्च होना तो लगभग तय ही समझिए। और इसका सीधा असर RVNL और IRFC जैसी कंपनियों पर दिखेगा, जिनके ऑर्डर्स स्टेडी रहेंगे। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हो सकता है कि वो जो 30-35% की एक्सप्लोसिव कैपेक्स ग्रोथ थी वो दौर अब शायद पीछे रह गया हो, लेकिन जो खर्च का एब्सोल्यूट लेवल है वो अब भी रिकॉर्ड हाई पर है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गति शक्ति, हाईवे कनेक्टिविटी और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जैसी योजनाओं के लिए L&T जैसी बड़ी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट्स का फ्लो लगातार बना रहेगा। अब तक तो हमने सरकारी खर्च की बात की है ना? लेकिन अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आ सकता है। मार्केट अब सिर्फ सरकारी खर्च पर ही नहीं बल्कि कंजम्पशन यानी खपत की कहानी पर भी नजरें गड़ाए हुए है। देखिए, अभी तक जो ग्रोथ है वो काफी हद तक भारी भरकम सरकारी खर्च पर टिकी थी, लेकिन इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए प्राइवेट कंजम्पशन का पहिया घूमना भी तो जरूरी है, खासकर तब जब रूरल और अर्बन डिमांड में एक साफ गैप दिख रहा हो। तो इस गैप को भरने का सबसे सीधा तरीका क्या हो सकता है? मिडिल क्लास के हाथ में थोड़ा और पैसा देना, और इसके लिए टैक्स में थोड़ी राहत देना एक बहुत मजबूत ऑप्शन है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक राहत नहीं होगी, ये FMCG और रिटेल जैसे सेक्टर्स के लिए एक सीधी डिमांड पुश स्ट्रैटेजी होगी। ठीक है, ये सब तो हो गई आगे की बात, लेकिन हमारा जो गोल्डन रूल है उसका कोई सबूत भी है? बिल्कुल है। चलिए अब पिछले 10 साल पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि कैसे बजट की पॉलिसीज ने असली मार्केट विनर्स को बनाया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये पूरी कहानी खुद ब खुद कह रही है। 2014 के आसपास जब इंफ्रा पर खर्च ने रफ्तार पकड़ी, कैपेक्स था करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए, और फिर हर बजट के साथ ये आंकड़ा लगातार बढ़ता गया और 2024 तक 11 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। ये कोई 1-2 साल का जंप नहीं था, ये पूरे दशक की एक सोची समझी डिलिब्रेट पॉलिसी थी जिसने इंफ्रास्टॉक्स की तो मानो किस्मत ही बदल दी। एक वक्त था जब रेलवे PSUs को ना बड़ा ही बोरिंग और स्लो मूविंग माना जाता था। RVNL का शेयर
30 रुपए के आसपास घूमता रहता था। मार्केट को इसमें कोई खास इंटरेस्ट था ही नहीं। और फिर आई वंदे भारत और मॉडर्नाइजेशन की कहानी। सरकार की एग्जीक्यूशन आम होने के नाते आरवीएनएल की ऑर्डर बुक लगातार बढ़ती गई। मार्केट ने इस पैटर्न को पहचान लिया और ये जो हुआ, ये एक बजट ड्रिवन री रेटिंग का एक क्लासिक केस है। री रेटिंग का सीधा मतलब है कि मार्केट ने कंपनी के भविष्य को एक बिल्कुल नए और कहीं ज्यादा वैल्यूएबल नजरिए से देखना शुरू कर दिया। और नतीजा, जो स्टॉक कभी 30 रुपए का था वो 500 रुपए के पार निकल गया। और ये सिर्फ एक स्टॉक की कहानी नहीं थी, ये तो एक पूरी लहर थी। इंफ्रा कंपनियों को अब साइक्लिकल नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म प्लेयर्स की तरह देखा जाने लगा। एनपीए क्राइसिस से जूझ रहे बैंकिंग सेक्टर को रिकैपिटलाइजेशन से बचाया गया और डिफेंस कंपनियों को सिर्फ पीएसयू नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक नेशनल एसेट्स के तौर पर रीरेट किया गया। तो इस पूरे विश्लेषण से निचोड़ क्या निकलता है? सीधी सी बात है, हमें बजट को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि बजट सिर्फ एक दिन के टैक्स की खबरों का इवेंट नहीं है। नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म रोड मैप है। जो इन्वेस्टर्स इसे इस नजरिए से देखते हैं वही असली लॉन्ग टर्म वेल्थ बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दिन की वॉलेटिलिटी से परे पूरे सेक्टोरियल कैपिटल साइकिल को समझते हैं। तो आखिर में एक सवाल, अगर बजट सेक्टोरल साइकिल्स बनाता है तो सवाल ये उठता है कि मौजूदा नीतियां किस नए साइकिल को जन्म दे रही हैं और इन्वेस्टर्स उस उभरते हुए साइकिल का हिस्सा बनने के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं। ये सोचने वाली बात है।